हिटलर का नाम जर्मनी के इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में अजर अमर रहेगा। जर्मनी के शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का संपूर्ण श्रेय हिटलर को जाता है। जर्मनी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हिटलर का उत्कर्ष हुआ था। हिटलर का जीवन कठिनाइयों और करुणा कहानियों से भरा पड़ा था। उसने कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए समस्त विश्व के सामने यह आदर्श रखा था कि कठिन से कठिन कार्य भी परिश्रम, साहस और दृढ़ संकल्प से पूरे हो सकते हैं। वह एक कुशल वक्ता, बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था। जनता ने उस पर विश्वास करते नाजीवाद का समर्थन किया था। नाजीवाद के द्वारा हिटलर ने जर्मनी के अस्तित्व की रक्षा की थी। जर्मनी के आर्थिक विघटन, अपमानजनक वर्साई की संधि की शर्तें तथा रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष का कारण बनी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसके बाल्यकाल में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण उसकी शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध न हो सका। गृह निर्माण कला में रुचि होने के कारण उसने आर्ट स्कूल में प्रवेश लेना चाहा। प्रवेश परीक्षा में असफल होने के कारण उसे निराश होना पड़ा। मजदूरी करके पेट पालना उसके जीवन का अंग बन गया था। मजदूरी से जब उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न हो सकी तो वह म्यूनिख में आ गया। 1914 में संपूर्ण विश्व में सैनिकों को कुछ अत्यधिक वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती थी, अतः वह जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। धीरे धीरे वह सार्जेंट के पद तक पहुंच गया। युद्ध के दौरान जब वह घायल हो गया था और उसे वीरता का पदक मिला तो जर्मन अधिकारियों की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने उसे आयरन फ्रांस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के उपरांत उसने सरकार के प्रति एक विद्रोह में भाग लिया था, जिसके कारण उसे 5 वर्ष के कारावास का दंड मिला था, किंतु कुछ ही दिनों में उसे रिहा कर दिया गया। कारावास से मुक्ति के पश्चात हिटलर ने एक दल बनाने का प्रयास किया। इटली में मुसोलिनी ने जो योजनाएं बनाई थी, हिटलर ने उनका अनुकरण किया और अपने दल का नाम राष्ट्र समाजवादी दल अथवा नाजी दल रखा। भारतीय स्वास्तिक चिन्ह को अपने दल का प्रतीक बनाया। मुसोलिनी की तरह उसने सैनिक आधार पर अपने दल का संगठन किया। स्थान स्थान पर जाकर नाजी दल की शाखाएं खोली। नाम मात्र का सहायता शुल्क लगाकर पूरी कमीज पर काले स्वास्तिक का चिन्ह अंकित कर उसे पहनना अनिवार्य किया। तूफानी सेना और सुरक्षा दल बनाकर 26 जिलों में बांटा गया। इसके अधीनस्थ कई सालों में धीरे धीरे व्यापारी, मध्यम वर्गीय, बुद्धिजीवी, सैनिक, पूंजीपति, विद्यार्थी आदि सम्मिलित हो गए। इस प्रकार देश की मनोवृत्ति का प्रतीक बन गई। हिटलर को जर्मनी के प्रति अपार प्रेम था। मजदूरी करते समय भी वह अपने देश के भविष्य और उन्नति के बारे में सोचा करता था। वह जर्मनी के अपमान का प्रतिशोध लेने के साथ साथ उसकी सीमा का विस्तार कर उसकी एकता व संगठन शक्ति को बढ़ाना चाहता था। हिटलर ने अपनी सेना को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया था। पीपुल्स ऑब्जर्वर्स नामक समाचार पत्र द्वारा नाजीवाद का प्रचार प्रसार किया था। हिटलर के प्रभावशाली और ओजपूर्ण भाषणों की वजह से जर्मनी की जनता उसकी ओर खींची चली गई। ओजस्वी भाषणों के कारण उसे कठोर कारावास भी भुगतना पड़ा था। उसके साथियों को भी बंदीगृह की यातनाएं सहनी पड़ी थी। जेल यात्रा के बाद जनता हिटलर को ही अपना नेता मानने लगी थी। जेल यात्रा के दौरान हिटलर ने मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने अपने विस्तारपूर्वक विचारों, आदर्शों और उद्देश्यों का वर्णन किया। वह कट्टर राष्ट्रवादी था। जनता ने उसकी पुस्तक के साथ साथ जेल से आने पर उसका बहुत स्वागत किया। 1930 में जर्मनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही खराब थी। हिटलर ने जनता की बेकारी को दूर करने का संकल्प लिया। आर्थिक संकट का लाभ उठाकर उसने सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अपनी नीतियों के कारण भारी बहुमत प्राप्त किया। उसके स्वास्तिक को सरकारी चिन्ह घोषित कर दिया गया। 1933 में उसने लोकसभा के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिए और मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। नाजी दल के सदस्यों की बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति कर दी गई। पुराने लोगों को अपदस्थ करके उनके अधिकार छीन लिए गए। 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग के मरने के बाद उसने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को एक में ही सम्मिलित कर लिया और दोनों ही संयुक्त प्रधान राष्ट्रनायक बन गया। लोकतंत्र का अंत करके एक छत्र शासक बन गया। लोकतंत्र का अंत करके वह जर्मनी की आर्थिक उन्नति करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी को पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त कराना चाहता था। सर्वप्रथम उसने लोकतंत्र शासन का दमन कर उसके सारे अधिकार छीन लिए। संविधान की धाराओं को निलंबित कर उसने भाषण तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। सरकार का विरोध करने वाले समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगा दी। लेखक, पत्रकार, नेताओं की संपत्ति जब्त कर उनकी नागरिकता रद्द कर जेल में उन्हें अनिश्चित काल के लिए बंद करवा दिया। यद्यपि जर्मनी की पूरी आबादी 1% ही थी।
तथापि राजनीति, कला, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों में अग्रणी रहने वाले यहूदियों से जर्मनी की जनता ईर्ष्या करती थी। हिटलर भी यहूदियों का कट्टर शत्रु था। ऐसे में उसने जनता की इस भावना का लाभ उठाकर यहूदियों की सारी स्वतंत्रता छीन ली, उन पर इतने अत्याचार किए कि उन्हें अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। उसने यहूदियों को अनार्य कहकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अध्यापक, वैज्ञानिक, डॉक्टर जैसे बुद्धिजीवियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। हिटलर ने स्कूल के पाठ्यक्रम में नाजीवादी विचारधारा का पाठ्यक्रम लागू कर दिया। इस तरह शिक्षा की व्यवस्था पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया। विद्यालयों का पूरा काम देश के नौजवानों को राष्ट्र समाजवादी सेवा के लिए तैयार करना था। नस्लवाद की शिक्षा को उसने कूट-कूट कर विद्यार्थियों में भरना चाहा। धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण रखते हुए उसने चर्च को राज्य के पूर्णतः अधीन कर लिया। कैथोलिकों पर नाजियों ने अत्याचार किए। जर्मन जनता की प्रमुख समस्या आर्थिक थी, अतः हिटलर देश की आर्थिक दशा को सुधारना चाहता था। उसने लेबर फ्रंट खोलकर पूंजी और श्रम का सामंजस्य, वाणिज्य, व्यवसाय और उद्योग संबंधी संस्थाओं को खोला। धरना, हड़ताल, सामूहिक सहयोग को अवैध घोषित किया। कल कारखाने, सार्वजनिक निर्माण के कार्य किए, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। विदेशों से नई नई मशीनें मंगवाकर औद्योगिक उत्पादन को दोगुना किया। उसने सभी प्रकार के उद्योग को बढ़ावा दिया। पूंजीपतियों के मुनाफे को नियंत्रित कर दिया। कृषि के साथ साथ उसने देशी और विदेशी दोनों ही प्रकार के व्यापार को बढ़ावा दिया। हिटलर ने अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सशस्त्र पुलिस विभाग की स्थापना की। वह बड़ी ही क्रूरता के साथ सरकार विरोधी लोगों का दमन करता था। उसने गेस्टापो नामक गुप्तचर व्यवस्था का ऐसा जाल बिछा रखा था कि लोग उसके नाम से ही कांपा करते थे। कोई भी विभाग नाजीवाद के प्रभाव से मुक्त नहीं था। हिटलर ने समय की मांग के अनुरूप सशस्त्र विदेशी नीति को अपनाया। उसने जर्मनी के सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्र संघ की सदस्यता से संबंध समाप्त किए। उसने जर्मनी द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का विरोध किया। निशस्त्रीकरण का विरोध करते हुए जर्मनी में विस्फोटक पदार्थों के कारखाने खोले। वर्साय की संधि का विरोध किया। पूर्व प्रदेशों पर अपना पुनः अधिकार कर लिया। चेकोस्लोवाकिया को अपने राज्य में मिला लिया। हिटलर अपने राष्ट्र जर्मनी से अत्यधिक प्रेम करता था। वर्साय की संधि को वह अपने देश का कलंक व अपमान मानता था। इस अपमान और कलंक को धोने के लिए उसने जर्मनी में तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित की। वर्साय की संधि का धज्जियां उड़ाकर उसने अपने राष्ट्र के अपमान का न केवल बदला लिया, अपितु उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र भी बना दिया। हिटलर जर्मनी को विश्व की धुरी बनाने के कार्यों को दैवीय इच्छा मानता था। वह इसे अपना धर्म समझता था। अपने इस ध्येय पर उसे पूर्ण विश्वास था। एक सुदृढ़ विदेशी नीति अपनाकर उसने जर्मनी के सम्मान और आर्थिक दशा को सुधार दिया। यह उसकी सफल गृह नीति थी। सुसंगठित सेना के आधार पर उसने जर्मनी में कई राष्ट्रों का विलय करवाया। इस प्रकार एडोल्फ सचमुच में एक महान देशभक्त था। उसने जो कुछ भी किया अपने देश के हित में किया। इसके लिए उसने अपनी नीतियों की आलोचना की भी परवाह नहीं की। अपने उद्देश्य में वह पूर्णतः सफल रहा। जिस तरह एक तानाशाह के अति का अंत होता है, ठीक उसी तरह हिटलर को भी अपनी घोर तानाशाही नीतियों की वजह से भागते फिरना पड़ा। इस तरह 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और उसकी प्रेमिका ईवा ने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और मज़ेदार और अनोखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।